आप सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल आज पढ़ने वाले हैं। हीट प्लान इसका टाइटल है और ये आर्टिकल लिखा हुआ है बढ़ती हुई गर्मी पे। वैसे तो मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी आपको फील हो रही होगी मई वाली। और ये जो गर्मी का पैटर्न है हर साल रिपीट हो रहा है, बढ़ती भी जा रही है गर्मी और गर्मी का पीरियड भी लंबा होता जा रहा है। इसके लिए सरकारों को एक हीट प्लान बनाना चाहिए जो भारत में अभी तक बनना शुरू भी नहीं हुआ। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज आपको वोकैब और ग्रामर ज़्यादा हैवी नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत इजी टू रीड आर्टिकल है, तो ऐसे आर्टिकल्स में अपने रीडिंग पे ध्यान देंगे। कैसे इजी आर्टिकल्स को फटाफट पढ़ा जाए, अपने आंसर्स को निकाला जाए, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अपने इस आर्टिकल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी हीट प्लान। क्या होता है हीट प्लान? ऐसा प्लान जो हीट से लड़ने के लिए बनाओ, गर्मी के असर को कम करने के लिए बनाओ। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है इंडिया मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव हीट स्ट्रेटजी अहेड ऑफ COP30। कह रहा है भारत जो है ना, इसको डेवलप करना ही होगा। डेवलप करना यानी किसी चीज़ को विकसित करना, किसी चीज़ को बनाना। डेवलप के लिए एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में फॉर्मुलेट, ठीक है। जब कोई प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो भारत को डेवलप या फॉर्मुलेट करना होगा या बनाना ही होगा एक ऐसा हीट स्ट्रैटेजी जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, डिटेल्ड हो, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया हो। और ये कब बनाना है भाई साहब? ये बनाना है अहेड ऑफ यानी बिफोर COP30 नाम की मीटिंग के। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, हर साल ये मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इस साल होने वाली है नवंबर में ब्राज़ील के अंदर। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर। तो इससे पहले कि हम नवंबर की मीटिंग में बैठे हैं, हमारा हीट प्लान तैयार होना चाहिए। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट डेवलप इसकी वर्ब है। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश में 3 मॉडल वर्ब्स हैं जो चाहिए की बात करती हैं। पहली है शुड, दूसरी है मस्ट, तीसरी है ऑट, ठीक है। चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस वोकैब की, इस आर्टिकल की वोकैब पर नजर डालेंगे। 4-5 बड़े बड़े वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखा देता हूँ। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, PDFs, नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम में सर्च करें @AmanSirYT, आपको ग्रुप मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को भी जरूर से डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज, लेकिन नाम भर के प्रीमियम है। स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बहुत अफोर्डेबल फीस में आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राइटिंग का कोर्स 50 से 60 घंटे में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। इस कोर्स के जरिए हजारों लोग बेनिफिट ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द राइटिंग कोर्स। होली के मौके पे कूपन लगा लेना कलर्स। आपको मिनिमम प्राइस 470 रुपये के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है ड्यूरिंग होली। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा। UPSC और स्टेट सिविल सेवाओं के इंग्लिश के सेक्शन को इसमें बड़े अच्छे से कवर करवाया गया है। फिर इसमें चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या फिर वोकैब हो, CSET हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ UPSC एंड स्टेट सिविल सर्विसेज इज कवर्ड इन द कोर्स। अगेन, सिविल सर्विसेज कोर्स पे भी मिनिमम प्राइस का कूपन अभी लगा सकते हैं आप। फ्लाइंग कलर्स, इस कूपन का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग होली। बैंकिंग SSC के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें सभी एग्जाम्स बैंकिंग और SSC के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाया जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस कोर्सेज हैं। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं टीम से। ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इन द फर्स्ट कमेंट। ये अपनी वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं। पहला जो वर्ड है परफंक्ट्री, बहुत दिनों बाद आया है वर्ड। परफंक्ट्री का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। कोई काम आपको दिया गया, आपने थोड़ा बहुत कर दिया, आधा छोड़ दिया, अंदर डिटेल में गए नहीं, तो ये काम है परफंक्ट्री। जैसे आप पढ़ाई परफंक्ट्री करते हो ना, फ़ोन चलाते हो साथ में, तो पढ़ाई करोगे, वो परफंक्ट्री होगी। केयरलेस पीपल ऑफन वर्क इन परफंक्ट्री मैनर। जो केयरलेस लोग होते हैं, लापरवाह लोग होते हैं, अक्सर छिछले तरीके से या परफंक्ट्री तरीके से काम करते हैं। छिछले को, परफंक्ट्री को शैलो, करसरी और सुपरफिशियल भी बोलते हैं। आज ये सारे वर्ड्स नहीं आएंगे, आज इसका एंटोनिम आएगा कॉम्प्रिहेंसिव। परफंक्ट्री किया तो बहुत ऊपर ऊपर से, कॉम्प्रिहेंसिव किया तो आप अंदर घुस गए, डिटेल में चले गए। तो बिल्कुल एंटोनिम है परफंक्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव, एंड यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। कॉम्प्रिहेंसिव को एग्जॉस्टिव या डिटेल्ड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना।
चलिए, ये कर्सरी और परफंक्टरी मैंने क्विज में पूछे आज के। आगे बढ़ो नेक्स्ट वर्ड पे। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। वैसे अंडरस्कोर होता क्या है पता है आपको? ये जो साइन होता है ना, ये होता है अंडरस्कोर। ये जैसे आपने कुछ लिखा, मैंने लिखा अमन, AMAN, अमन अंडरस्कोर बहल, BEHL, तो ये अंडरस्कोर होता है। अंडरस्कोर, हाईलाइट, अंडरलाइन, सबका मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे रोशनी डालना, सबका ध्यान उसकी तरफ जाए, फोकस जाए। जब आप किसी के ऊपर अंडरस्कोर कर रहे हो या अंडरलाइन कर रहे हो तो उस चीज़ की तरफ ध्यान खींच रहे हो ना, ऐसे इस वर्ड को याद रखें। द टीचर अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर हार्डवर्क। टीचर ने हाईलाइट किया, रोशनी डाली हार्डवर्क की नीड पे, मेहनत की ज़रूरत पे। सारे इसके सिनोनिम्स हैं, जो याद करने वाले हैं वो बता देता हूँ। ब्रिंग टू द फोर, एक्सेंचुएट और पंक्चुएट। बाकी तो कॉमन है ना, अंडरलाइन, एम्फसाइज, सिंगल आउट, स्ट्रेस। ब्रिंग टू द फोर, किसी चीज़ को फोर में यानी आगे लाना, सबके सामने रखना। एक्सेंचुएट यानी किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना, और पंक्चुएट। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है मोबिलाइज। इस वर्ड को मैं वैसे बता देता हूँ, मेक समथिंग रेडी फॉर एक्शन, किसी चीज़ को एक्शन के लिए रेडी करना। लेकिन इसको याद कैसे करें? एक्शन के लिए कैसे रेडी करते हैं आप चीज़ों को? मान लीजिए आपने 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लिया आपके सपोर्ट में, तो भी आपने उनको मोबिलाइज किया। वो 20 लोग इकट्ठे हैं, आप उनको लड़ने के लिए बोलोगे लड़ेंगे, आपको वोट करने के लिए बोलोगे तो वोट करेंगे। तो हमेशा पॉलिटिशियंस देखना, वो मोबिलाइज करते हैं अपने वोटर्स को। तो इसका मतलब ये होता है अपने वोटर्स को तैयार करके अपने पीछे खड़ा करते हैं। वैसे ही मान लो बॉर्डर पे जंग हो जाए और अपनी आर्मी जब बॉर्डर पे भेजी जाए, तो आप बोलेंगे कि आर्मी को मोबिलाइज कर दिया गया है, आर्मी अब रेडी टू टेक एक्शन है, बॉर्डर पे खड़ी है, कुछ भी होगा देख लेगी। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ को जब आप रेडी टू टेक एक्शन करते हैं, आपने AC ऑन कर दिया तो AC को गर्मी के सामने मोबिलाइज कर दिया। इंडिया एंड चाइना हैव मोबिलाइज्ड मिलियंस ऑफ ट्रूप्स अलॉन्ग द LAC। भारत और चाइना ने लाखों ट्रूप्स को LAC के ऊपर मोबिलाइज कर दिया है, रेडी टू टेक एक्शन कर दिया है। मोबिलाइज एडवांस वर्ड है, कॉमन सिनोनिम होता है इसका डिप्लॉय या एक्टिवेट। यू विल सी द डिप्लॉय वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना लॉबी। लॉबी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एडवोकेसी करना, पैरवी करना, किसी चीज़ के लिए, है ना, इकट्ठे हो जाना। यूज़ करके दिखाता हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग MSMEs इज लॉबिंग फॉर टैक्स रिलीफ फॉर द सेक्टर। एक संस्था जो रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है, नुमाइंदगी करती है MSME सेक्टर की। MSME क्या होता है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्केल एंटरप्राइजेज, यानी छोटे दुकानदार जिनका बिजनेस जो है 2 करोड़ 5 करोड़ से कम का है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे दुकानदारों को रिप्रेजेंट करती है, वो लॉबी कर रही है, एडवोकेट कर रही है टैक्स रिलीफ को, टैक्स में राहत को, इस पूरे सेक्टर के लिए। लॉबी को बटन होल करना या पुश फॉर करना भी बोलते हैं, एडवोकेट करना इसका कॉमन सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अब देखो, यहाँ पे ख़त्म कर दूँ तो ये वर्ड आप भूल जाओगे। अब मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज आर्टिकल आसान है, थोड़ा टाइम दे सकते हैं। लॉबी का मतलब होता है गैलरी। पहले के टाइम में, आज भी होता है, किसी फैक्ट्री के अंदर जब मज़दूरों को अपनी बात मनवानी होती है तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्री के ऑफिस के अंदर उसकी गैलरी में बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, क्या उससे फैक्ट्री का एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के पास जा नहीं पाएगा, घर भी नहीं जा पाएंगे वो। बोले गैलरी में लोग बैठे हैं, आप अपने ऑफिस से बाहर निकलो अपने चैम्बर से, और बाहर लोग बैठे हैं 500, तो आप कैसे जाओगे उनको बुलांद के? तो वहाँ से लॉबी वर्ड बनाया गया। मजदूर लोग लॉबी में बैठ जाते थे और बोलते थे हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। तो वहीं से ही लॉबी वर्ड बन गया। दूसरा वर्ड बना है बटन होल। ये कैसे बना है? पहले आपने देखा होगा लोग कोट्स पहनते थे, ब्लेजर्स। तो अगर किसी से कोई बात मनवानी होती थी, दोस्ताना तरीके से कहना होता था किसी को, तो आप क्या करते थे, उसके कोट के ब्लेजर के बटन के होल में अपनी उंगली डाल के उसको अपने पास खींच लेते थे। तो ये एक फ्रेंडली जेस्चर था कि तू मेरा दोस्त है और मेरी बात सुन। जैसे अपने हाथ पकड़ के सुनाते ना किसी को बात, किसी का चेहरा पकड़ के उसको बात सुनाते हैं कि मेरी बात सुनो, वैसे ही क्या करते थे, कोट के बटन के होल में उंगली फंसा के उसको अपने पास खींच लेते थे कि मेरी बात सुन। तो वहीं से ही एडवोकेसी और लॉबी वाला बटन होल वर्ड निकला है। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, ताकि चीज़ें याद रहें, और वोकैब को याद करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अब आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन भारत सरकार जो खास करके है, कोई हीट प्लान बनाने में अभी तक रेडी नहीं है। हीट प्लान बनाना हमने शुरू भी नहीं किया है। हीट प्लान क्या होता है? आप लॉन्ग टर्म में गर्मी से कैसे लड़ोगे।
भारत सरकार जो भी इंटरवेंशंस या कदम उठाती है वो शॉर्ट टर्म के होते हैं। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो फ्री पानी पिलाने लग जाएंगे, ट्रैफिक स्टॉप पे ग्रीन कलर के ऊपर वो लगा देंगे, शेड लगा देंगे, है ना, आप ट्रैफिक स्टॉप पे खड़े हो तो, या फिर हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी बढ़ा देंगे कि लोग आएंगे गर्मी से परेशान होके तो यहाँ बेड बढ़ा दो। ये सब शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में क्या करना होगा, आपको ग्रीन कवर बढ़ाना होगा, एसी कूलर्स की कीमत को कम करना होगा ताकि लोग घर पे यूज़ कर सकें, सोलर पावर को यूज़ करके कुछ हीट सॉल्यूशंस लाने होंगे ताकि बिजली भी खर्च ना हो। इस तरह के काम करके आप लॉन्ग टर्म में गर्मी को डिफीट कर सकते हैं। ये होनी चाहिए हीट स्ट्रेटजी, जिसको सरकार का भी बनाना बाकी है। टोन आज की अर्जेंसी दिखा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये काम इंडिया में होना चाहिए। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। बहुत ईजी है पढ़ने में। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से वीडियो को एक पॉज दें और खुद से पढ़ के इसका मीनिंग निकालें। चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैच करना अपने मीनिंग से मेरा। समर हैज़ अराइव्ड अर्ली इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। समर यानी गर्मी, पता है ना आपको, गर्मी को समर बोलते हैं। गर्मी आ चुकी है बहुत पहले या अर्ली ही भारत के कई हिस्सों में, सेवरल पार्ट्स में। जून वाली गर्मी फरवरी में ही आ चुकी है, 4 महीने पहले। चलिए समर सब्जेक्ट है, नाउन है, एक मौसम का नाम है, हैज़ अराइव्ड इसकी वर्ब है। देखो मौसम होते हैं 3-4, अंग्रेजी में नाम पता होने चाहिए आपको सबके, बहुत कॉमन है ये। गर्मी को समर बोल दिया, सर्दी को क्या बोल देंगे, विंटर। इसके बाद क्या आता है, पतझड़। पतझड़ क्या बोलते हैं पतझड़ को, पतझड़ को बोलते हैं ऑटम, AUTUMN, या फिर बोलते हैं फॉल, FALL। ठीक है, तीनों मौसम याद रखना, विंटर, समर और पतझड़ को ऑटम या फॉल। Karachi, in the last week of February, heat waves were officially reported in Goa and Maharashtra. फरवरी के आखिरी हफ्ते में, वीक में, हीट वेव्स जो हैं, गर्मी की जो लहर है या लू जो है, उसको ऑफिशियली या औपचारिक तौर पे रिपोर्ट किया गया आंकड़ों में, गोवा नाम की स्टेट में और महाराष्ट्र में। चलिए, हीट वेव्स की वर्ब है वर, जो है रिपोर्टेड, पैसिव वॉइस बना हुआ है, बी फैमिली की वर्ब, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कह स्टेट्स such as Odisha, Telangana and Maharashtra have already recorded temperatures exceeding 40 degrees C. फिर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि ओडिशा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इन्होंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया है, आंकड़ों में दिख रहा है ऐसा टेम्परेचर जो एक्सीड कर जाता है या बढ़ जाता है 40 डिग्री से ज़्यादा। तो इन 3 स्टेट्स में फरवरी मार्च में ही 40 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज़्यादा भी हो चुका है। एक्सीड करना यानी ज़्यादा होना, मोर देन होना, एक्सीडिंग को मोर देन भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर्स मोर देन 40 डिग्री C। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, कहानी है पूरी, ये कहानी पढ़ते जाओ, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो एक बार। चलिए, कराची थ्रू आउट मोस्ट ऑफ फरवरी 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सपीरियंस्ड 9 टेम्परेचर्स एटलीस्ट 1 डिग्री C अबव नॉर्मल। कह रहा है जी पूरे ही फरवरी के अंदर, थ्रू आउट द फरवरी, ज़्यादातर फरवरी के अंदर 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ ने एक्सपीरियंस किया या फिर अनुभव किया रात में टेम्परेचर्स को या रात में तापमान को, जो कम से कम एटलीस्ट 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, अबव था नॉर्मल से। कह रहा है विद 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिपोर्टिंग नाइट टेम्परेचर्स दैट वर 3 डिग्री C to 5 डिग्री C अबव नॉर्मल। और ये काम हुआ है जी साथ ही इस चीज़ के विद 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिपोर्ट कर देने के रात में टेम्परेचर जो कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था नॉर्मल से। अगर नॉर्मल टेम्परेचर रात का 15 डिग्री है तो हमारी लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कम से कम 16 डिग्री तो दिखाया ही है रात में टेम्परेचर। और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं, 22 यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जिनमें 15 की जगह 16 नहीं हुआ, बल्कि 18 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस तक रात में टेम्परेचर चला गया, जो कि जाता नहीं है, नॉर्मल 15 ही होता है। चलिए, 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की वर्ब है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ का अनुभव करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। कह रहा है जी गिवन दैट फरवरी इज क्लासिफाइड एज विंटर by the Indian Meteorological Department. These are signposts that point forward new climate normals. कह रहा है जी इस चीज़ को देखते हुए गिवन दैट,
गिवन दैट या कंसीडरिंग दैट, यानी इस चीज़ को देखते हुए। किस चीज़ को भाई? कि फरवरी जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है, उसको एक कैटेगरी में डाला जाता है। किस कैटेगरी में? क्लासिफिकेशन में। वो क्लासिफिकेशन है विंटर का यानी सर्दी का। कह रहा है जी, और किसके द्वारा? भारत के मौसम विभाग के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। स्पेलिंग देख लेना इसकी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। कह रहा है जी, इस चीज़ को देखते हुए कि फरवरी मौसम विभाग के हिसाब से सर्दी का महीना है। कह रहा है ये सारे टेम्परेचर जो है ना, दीज, ये साइन पोस्ट है या निशान हैं, बड़े बड़े साइन पोस्ट देखे आपने, सड़क के किनारे लगे होते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट बैनर वगैरह। तो ये सारे बड़े बड़े साइन पोस्ट हैं जो कि पॉइंट टुवर्ड करते हैं या इशारा करते हैं इस चीज़ की तरफ, कि किस चीज़ की तरफ? नए क्लाइमेट नॉर्मल्स की तरफ। क्लाइमेट को लेकर के नया नॉर्मल आ चुका है। अब 15 डिग्री की जगह रात में 16, 18, 20 डिग्री टेम्परेचर की आदत डाल लो, ये नया नॉर्मल है। चलिए, गिवन दैट कंजंक्शन है, फरवरी सब्जेक्ट है, इज क्लासिफाइड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में। क्लासिफाई करना, किसी को किसी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन में डालना। विंटर, ऑटम, समर, फॉल, याद है ना सारे मौसम। दीज यानी कि ये सारे टेम्परेचर्स की बात हो रही है, दीज की वर्ब है आर। साइन पोस्ट मैंने आपको बता दिया। पॉइंट टूवर्ड करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। पॉइंट टूवर्ड को पॉइंट टू भी बोलते हैं, याद रखें। टू प्रेपोजिशन को अंग्रेजी में टूवर्ड भी लिखा जाता है। इनफैक्ट टूवर्ड का छोटा फॉर्म ही है टू, है ना। टूवर्ड ना लिखना पड़े तो उसी को टू लिख देते हैं। जनरली टूवर्ड टू इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये पॉइंट टूवर्ड है, पॉइंट टू। पॉइंट टू को रेफर टू भी बोलते हैं, पता होगा आपको। और इसको हिंट टू भी बोलते हैं। याद रखना, हिंट के बाद में टू नहीं आएगा, ऐड आएगा। यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। पॉइंट टू, रेफर टू और हिंट ऐड, तीनों का मतलब है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, हिंट देना। चलिए, कह रहा है जी, साइंटिस्ट हैव लॉन्ग वांट दैट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स बोथ ऑन लैंड एंड सी विल रिजल्ट इन मोर इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट हीट वेव्स। साइंटिस्ट ने बहुत लंबे वक्त से वार्निंग दी है, हमें पहले से देते आ रहे हैं, लॉन्ग वक्त से यानी लंबे से वार्निंग किया है कि जो बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं ज़मीन पे और पानी में, वो रिजल्ट इन होंगे, उनका नतीजा होगा ऐसी हीट वेव्स, ऐसी गर्मी की लहरें जो ज़्यादा इंटेंस भी होंगी, तेज़ भी होंगी और ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी होंगी, जो ज़्यादा संख्या में भी आएंगी। चलिए, साइंटिस्ट की वर्ब है हैव वार्न। लॉन्ग यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कब से वार्न किया है? बहुत लंबे वक्त से वार्न किया है, लॉन्ग। ये जो गिवन दैट का कॉन्सेप्ट है, आता है ना आपको। गिवन दैट तब लगाना है जब आपको मीनिंग चाहिए हो देखते हुए इस चीज़ को, और उसके बाद में एक पूरा क्लोज आ रहा हो। सब्जेक्ट लिखा है फरवरी, क्लोज है इसकी, वर्ब है इसकी इज। सब्जेक्ट वर्ब के पेयर के साथ में अगर देखते हुए वाला मीनिंग चाहिए तो गिवन दैट का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर आपको देखते हुए का मीनिंग चाहिए बिना सब्जेक्ट वर्ब के, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट यानी एक नाउन लिखा हो, तब आप गिवन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी, दिस अंडरस्कोर्स द नीड फॉर कंट्रीज एंड स्टेट्स टू प्रिपेयर फॉर हीट वेव्स जस्ट एज दे डू फॉर अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। कह रहा है ये पूरी बात अंडरस्कोर करती है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ना, ये पूरी बात हाईलाइट करके जोर देके बताती है इस नीड या ज़रूरत को, जो है कंट्रीज़ और स्टेट्स के लिए, देशों और राज्यों के लिए, कि वो प्रिपेयर करें, तैयार करें। और किस चीज़ के लिए भाई? गर्मी की लहर के लिए। बिल्कुल वैसे ही, जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डू किया करते हैं भूकंप और बाढ़ के लिए। तो गर्मी भी अब भूकंप बाढ़ की तरह एक नेचुरल फिनोमिनन हो चुका है, इसके लिए भी आपको तैयारी पहले से करनी होगी। दिस की वर्ब है अंडरस्कोर्स, एक्सेंचुएट करना, हाईलाइट करना, पंक्चुएट करना, किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, गिव लाइट टू समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग टू द फोर। करवाए थे ना सारे वर्ड्स, यार भूल जाते हो आप, याद है ना ये सारे? ये सभी के सभी हाईलाइट के, अंडरस्कोर के सिनोनिम्स हैं, किसी चीज़ पे रोशनी डालने के। चलो ठीक है, दिस की वर्ब होगी अंडरस्कोर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में। दे आया है कंट्रीज और स्टेट्स के लिए, दे की वर्ब है टू। अर्थक्वेक यानी भूकंप। कह रहा है जी, हाउएवर अ रीसेंट स्टडी बाय द सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव which examined heat related preparedness in 9 Indian cities found that
नन हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स इन प्लेस। कह रहे लेकिन हुआ क्या, हाउएवर हुआ ये हालांकि कि एक रीसेंट स्टडी हुई है, हाल ही में रिसर्च हुई है। और किसने की है रिसर्च? SFC नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। कह रहे जिसने एग्जामिन किया या इन्वेस्टिगेट किया, जांच की हीट से रिलेटेड हमारी तैयारी की, प्रिपेयर्डनेस की। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी। और कहाँ पे? भारत के 9 शहरों में। तो इस रिसर्च ने फाउंड किया, ये पाया कि दैट कोई भी नहीं, नन रखती थी हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स को अपने पास इन प्लेस। बड़े शहरों में इन्होंने रिसर्च करके पाया कि किसी भी शहर के पास हीट प्लान नहीं था। चलिए, रीसेंट स्टडी सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब कहाँ है? एग्जामिन्ड है? नहीं, इसकी वर्ब है फाउंड। स्टडी ने ऐसा पाया। विच आया है स्टडी के लिए जो इस संस्था ने की है, विच की वर्ब है एग्जामिन्ड। एग्जामिन करना किसी चीज़ में, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु विच दैट करवाता हूँ ना आपको, ये वही विच है। प्रिपेयर्डनेस यानी आपकी तैयारी। चलिए, नन की वर्ब है हैड। कह रहा है जी मोस्ट रिस्पॉन्सेज वर लिमिटेड टू शॉर्ट टर्म एमरजेंसी मेजर्स सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, एडजस्टिंग वर्क आवर्स एंड बूस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी ड्यूरिंग हीट वेव्स। ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज थे, जो इनके प्रतिक्रिया थी स्टेट्स की गर्मी को लेके, वो लिमिटेड थी या फिर वो सीमित थी शॉर्ट टर्म के इमरजेंसी मेजर्स की तरफ, जैसे कि पानी दे देना, ठंडा पानी, ड्रिंकिंग वाटर गर्मी के वक्त, वर्क आवर्स को एडजस्ट करना, ऑफिस सुबह जल्दी बुला लेना, दोपहर में छोड़ देना, और या फिर बूस्ट कर देना, बढ़ा देना हॉस्पिटल में बेड्स को या उनकी कैपेसिटी को। और किसके दौरान? गर्मी के दौरान। तो ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स में शॉर्ट टर्म मेजर्स लगाए जाते हैं। चलिए, मोस्ट रिस्पॉन्सेज यानी ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं, वर्ब है इसकी आर, लिमिटेड होना, सीमित होना, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, बूस्ट करना, बढ़ावा देना किसी चीज़ को। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आज तो लग ही नहीं रहा द हिंदू का है, इतना इजी आर्टिकल है ये। चलो बढ़ो इसको आराम से, फटाफट मीनिंग निकालो। इजी आर्टिकल्स में भी से एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ निकालने की, है ना। चलो, कह रहा है जी क्रूशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस सच एज ensuring access to household or occupational cooling for vulnerable populations, ensuring workers against lost income on extremely hot days, improving fire management and upgrading electricity grids for reliability are missing। अब ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म क्या होने चाहिए थे जो हुए नहीं। कह रहा है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस होते हैं या कदम होते हैं। इंटरवेंशन क्या होता है? किसी समस्या के टाइम जो आप कदम उठाते हो समस्या को सुलझाने के लिए, वो होता है इंटरवेंशन। तो लॉन्ग टर्म जो इंटरवेंशन है, जैसे कि ये सारे के सारे सुनिश्चित करना, पक्का करना, इंश्योर करना हमारा एक्सेस हो या तो हाउस होल्ड या फिर ऑक्यूपेशनल कूलिंग की तरफ। हाउस होल्ड कूलिंग यानी घर में कूलर एसी हो, ऑक्यूपेशनल कूलिंग यानी आपके ऑक्यूपेशन या काम करने की जगह पे कूलर या एसी हो। तो ये है लॉन्ग टर्म मेजर जो होना चाहिए, हर घर में एसी, हर घर में कूलर। और ये किसके लिए हो? वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए हो, ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत कमज़ोर है, बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं। ये काम होना चाहिए पहला लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या है? इंश्योर करना या फिर इंश्योरेंस करवाना वर्कर्स का उस लॉस्ट इनकम के खिलाफ, उस लॉस जो है वेतन के खिलाफ, जो एक्सट्रीमली हॉट डेज पे होता है। 5 दिन बहुत गर्मी पड़ी तो रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं चलाया, सब्जी वाले ने सब्जी नहीं बेची, तो उनके तो काम दिक्कत हो गया ना घर चलाने में। तो इंश्योरेंस होना चाहिए उनका कि एक्सट्रीमली हॉट डेज में काम नहीं करोगे तो आपको रोज़ का कुछ पैसा इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगा। फिर इम्प्रूव करना है फायर मैनेजमेंट को, ये आप समझते हैं, आग लगने को मैनेज करना। और अपग्रेड करना है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी को। और क्यों? फॉर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी गर्मी के दिन भी आए रिलायबल तरीके से। ये सारे मेजर्स मिसिंग है। चलिए, क्रूशियल लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट कहाँ पे है? कनाडा में। वर्ब कहाँ पे है? ब्राज़ील में। दूर दूर रखी होती है क्योंकि बीच में बताया हुआ है क्या हो रहा है। मेजर्स हैं सारे के सारे इस तरह के। चलिए, इंश्योर, इंश्योर और अश्योर 3 वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, देखने में भी लिखने में भी एक जैसे, बोलने में भी एक जैसे, लेकिन मीनिंग अलग है। इंश्योर करना, सुनिश्चित करना हिंदी में, अगर हिंदी नहीं समझते हैं तो पक्का करना। जैसे पढ़ाई करके आप इंश्योर करते हैं कि सक्सेस मिलेगी। इंश्योर ये बना है इंश्योरेंस से, किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाना।
जब आप इंश्योर करते हो अगेंस्ट फायर एक्सीडेंट तो आप जो है इंश्योरेंस करवा रहे हो घर का, गाड़ी का। अश्योर जो है ये अलग है, इसका मतलब होता है भरोसा दिलाना, पक्का नहीं करना, भरोसा दिलाना। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ इस चीज़ का, तो आई अश्योर यू ऑफ समथिंग। तो अश्योर के बाद में खासियत ये है पहचानने की, इसके बाद में ऑफ लगा होगा, यूज़ करके दिखा देते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर अश्योर्ड द यूथ ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फाइनेंस मिनिस्टर ने अश्योर किया, भरोसा दिलवाया यूथ को, और किस चीज़ का, और ज़्यादा या मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, नौकरी के अवसरों का। ठीक है, तो इंश्योर, अश्योर और इंश्योर तीनों वर्ड्स अलग हैं, तीनों का डिफरेंट मीनिंग है, सब कुछ ही अलग है इनका। ये ऑफ वाली ट्रिक लगा लोगे तो अच्छे से याद रहेगा। इंश्योर को इंश्योरेंस से वैसे भी जोड़ के याद रखा जा सकता है। चलिए बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी ये सब तो हुआ नहीं, इसके अलावा क्या हुआ। कह रहा है जी फ्यू सिटीज़ हैव इवन बिगन प्लानिंग फॉर एक्सपेंडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग, मैपिंग अर्बन हीट आइलैंड्स एंड ट्रेनिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग हीट प्लान्स। कह रहा है जी फ्यू यानी ना के बराबर ही सिटीज़ हैं, इन 9 में से एक का दुक्का, जिन्होंने यहाँ तक कि शुरू भी किया है, शुरू करने वाली भी इक्का दुक्का ही है। और किस चीज़ को, प्लानिंग को, इन सभी चीज़ों के लिए। पहली चीज़ है एक्सपेंडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग। भाई पूरे शहर का वेदर तो पता लग गया आपको, 30 डिग्री सेल्सियस है आज का तापमान, लेकिन किस मोहल्ले का कितना है, लोकल लेवल पे भी तो एक्सपेंडेड मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना। किसी मोहल्ले में ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होगी लोगों को, तो एक्सपेंडेड लोकल वेदर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, शहर के भी छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग वेदर पता लगे। दूसरा, मैप करना है अर्बन हीट आइलैंड्स को। हीट आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हीट फंस के रह जाती है उस जगह की ज्योग्राफी के वजह से, तो हीट आइलैंड्स को अपने को अवॉइड करना है, गर्मी के दिनों में वहाँ जाना ही नहीं है उस मोहल्ले में, उस सड़क पे। और या फिर ट्रेन करना है उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, जो इम्प्लीमेंट करेंगे हीट प्लान को। तो ये काम की प्लानिंग भी कुछ दिक्का दुक्का शहरों ने अभी शुरू की है, प्लानिंग के बाद में करेंगे तो पता नहीं कब। चलिए फ्यू एक नेगेटिव क्वांटिटी को बताता है, ना के बराबर को। फ्यू सिटीज़ की वर्ब है हैव बिगन या हैव इवन बिगन, इवन एक एडवर्ब है, इसका मतलब है यहाँ तक की। बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिगिन, V1, बिगेन, बिगेन V2 और बिगन V3। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है बिगिन बिगेन बिगन ऐसे चलती हैं ये। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो कह रहा है जी अदर स्ट्रैटेजीज विच इंक्लूड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, क्रिएटिंग ओपन स्पेसिस टू रिड्यूस हीट एंड डिप्लॉइंग रूफटॉप सोलर फॉर एक्टिव कूलिंग आर ऑफ्टन कैरिड आउट विदाउट टारगेटिंग द पॉपुलेशंस दैट आर मोस्ट एट रिस्क। कह रहे दूसरी स्ट्रैटेजीज जो हैं जिसमें शामिल है, इंक्लूड है, इंक्रीज करना ग्रीन कवर को, पेड़ पौधों को। ग्रीन कवर क्या है, मतलब पेड़ पौधों का कवर है ना। क्रिएट करना खुले स्पेसिस को ताकि हीट को कम किया जा सके, और डिप्लॉय करना, एक्टिवेट करना या लगा देना काम पे रूफ टॉप, छत पे लगे हुए सोलर, और किसके लिए, एक्टिव कूलिंग के लिए। कह रहा है इन सभी स्ट्रेटजीज़ को अक्सर कैरी आउट किया जाता है, अंजाम दिया जाता है बिना टारगेट किए, ध्यान में रखे ऐसी आबादी को जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। चलिए स्ट्रेटजी ये सारी की सारी, ग्रीन कवर वहाँ करो जिस मोहल्ले में ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगवाओ, उसके आसपास ज़्यादा लगवाओ, है ना। तो ये कहना चाह रहा है। स्ट्रेटजीज़ की वो है आर ऑफ्टन कैरीड आउट, स्ट्रेटजीज़ को कैरी आउट किया जाता है पैसिव वॉइस में। कैरी आउट करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना या अंजाम देना हिंदी में। डिप्लॉय करना, काम पे लगाना, एक्टिवेट करना, मोबिलाइज करना। रूफटॉप सोलर पैनल आपको पता होंगे, छत पे लग जाए तो आपका एसी सारा दिन चलता रहे, आपके घर पे बिल नहीं आएगा, है ना। चलो ये काम सरकार को करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी वाइल ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज लार्जली फोकस ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, द लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन दैट फ्रंट इज शिफ्टिंग अटेंशन टू अडेप्टेशन। कह रहे जहाँ ग्लोबल एफर्ट जो है दुनिया के, क्लोज वाइल से शुरू हुआ है, सेंटेंस वाइल से शुरू हुआ है, तो इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। जहाँ ऐसा है फिर भी ऐसा है, ध्यान देना इस पर। कह रहे जहाँ ऐसा है कि दुनिया भर के जो एफर्ट्स हैं लड़ने को क्लाइमेट चेंज से, वो मोटे तौर पे फोकस ऑन करते हैं या पूरा अपना फोकस डालते हैं कि कैसे कट किया जाए ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को या धुएं को,
कम से कम धुआं आसमान में छोड़ा जाए। कह रहे जहाँ ऐसा है वहीं जो भी लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है, जो भी सीमित जो है तरक्की हुई है इस फ्रंट पे, इस मोर्चे पे, वो शिफ्ट कर रही है हमारी अटेंशन को अडेप्टेशन की तरफ या फिर खुद को ढालने की तरफ। तो हमने सोचा तो बहुत कुछ था, ग्रीन हाउस गैस कम कर देंगे और सब धुआं कम होगा, क्लाइमेट चेंज जो है रुक जाएगा, लेकिन इतनी कम प्रोग्रेस हमने की है कि अब इसकी तरफ बात करने का मन भी नहीं करता। सारा फोकस, सारा अटेंशन ही हमारा हट गया इससे, क्योंकि जो काम हमसे हो नहीं पा रहा, अब सारा अटेंशन हमने डाल दिया है खुद को ढाल देने पे कि भैया गर्मी तो हमसे ना रुक पाएगी, धुआं तो हम रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ ना करके खुद को ही ढाल लें, कुछ एसी वेसी घर में लगवा लें, कूलिंग का सिस्टम बिठा लें। तो ये हुआ है इसका सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है। पर्टिकुलरली इन मैनेजिंग रिस्पॉन्स टू हीट, ये अडेप्टेशन वही है, ये ढालने का काम वही है, खास करके मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्स को हीट के सामने, गर्मी के सामने। तो ये हमारी नाकामयाबी को बता रहा है। चलिए, वाइल से क्लोज शुरू हुआ, विरोधाभास आपने देखा। याद रखें, वाइल से क्लोज शुरू कर दिया है तो यहाँ पे येट मत लगाया ना, जहाँ ऐसा हुआ फिर भी ऐसा हुआ, येट जो है फिर भी वाला मीनिंग देता है। तो वाइल जब लग गया है तो येट अंडरस्टूड है, यहाँ पे लगने की फिर से ज़रूरत नहीं है। येट को, बट को, सो को कुछ भी नहीं लगाना है, बिना कंजंक्शन के चलेगा। ग्लोबल एफर्ट्स की वर्ब है फोकस ऑन, एफर्ट्स फोकस करते हैं। लिमिटेड प्रोग्रेस की वर्ब है इज शिफ्टिंग, ये शिफ्ट कर रही है हमारी जो है अटेंशन को। अडेप्टेशन यानी खुद को ढालना, एडजस्ट करना नई कंडीशंस के सामने। बढ़े आगे, ये सबसे मुश्किल सेंटेंस था पूरे आर्टिकल का, ये वाला। चलो रैप अप करेंगे, लास्ट रह गया छोटा सा पैराग्राफ, फिनिश करो इसको। कह रहा है जी, अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड बट दे रेज कंसर्न्स अबाउट इंक्रीज्ड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग रेफ्रिजरेंट्स। कह रहे जो अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस हैं, कूलिंग डिवाइस यानी एसी या कूलर, अफोर्डेबल मतलब जिसको आप अफोर्ड कर सकें, जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े। कह रहे जी छोटे कूलर जो एसी हैं उनको फ्रीक्वेंटली रेकमेंड किया जाता है, अक्सर उनको सुझाया जाता है कि आप लगवा लो। कह रहे लेकिन वो रेज करते हैं कंसर्न्स, चिंताओं को, बढ़े हुए यूज़ को लेकर के या इस्तेमाल को लेके, ओजोन को डिप्लीट करने वाली, ओजोन को ख़त्म करने वाले रेफ्रिजरेंट्स का या ठंडी गैसों का। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, CFC, एसी में डलती है और एसी से निकल करके ओजोन लेयर में जाके ओजोन को ख़राब कर देती है। बड़े एसीज़ में बंद हो गई है, बड़े एसीज़ के अंदर आजकल R18 और R32 नाम की गैस पड़ती है, मैंने अभी भरवाई है 4-5 दिन पहले। तो इसका CFC से कोई काम नहीं है, लेकिन छोटा एसी लाओगे 15,000 से नीचे का तो उसमें आज भी CFC डली हुई है। तो अगर अफोर्डेबल लगवाओगे तो वो जेब पे भारी नहीं होगा, लेकिन CFC गैस की वजह से ओजोन को ख़राब करेगा, ये उसका कंसर्न है। चलिए, अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस की वर्ब है आर रिकमेंडेड, इनको रिकमेंड किया जाता है। दे आया है इन डिवाइसेस के लिए, वर्ब है इसकी रेज। डिप्लीट करना, किसी को ख़त्म करना, नाश करना, हिंदी में बोलते हैं नाश करना। कह रहा है एक्सपर्ट्स नाउ एडवोकेट हैविंग सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर and passive cooling solutions, although these two can impact land prices and urban planning। कह रहे फिर एक्सपर्ट जो हैं वो एडवोकेट करते हैं, लॉबी करते हैं, बटन होल करते हैं। याद है ना, लॉबी करना, बटन होल करना। तो ये सुझाते हैं या पैरवी करते हैं कि रखा जाए या हैव किया जाए सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को। ऐसी बिल्डिंग जो खुद ही ठंडी रहे, छत की ऊंचाई ज़्यादा कर दो, बिल्डिंग में सेंट्रल कूलिंग कर दो, अपने आप ही ठंडी रहेगी, सस्टेनेबल। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आसपास बिल्डिंग के बहुत सारे पेड़ हों, पौधे हों, और पैसिव कूलिंग सॉल्यूशंस हो, ऐसे कूलिंग सॉल्यूशंस जो बिना बिजली के चलते हैं, कम कूलिंग करते हैं लेकिन बिजली नहीं खाते हैं। कह रहा है ऑल्दो ये सब के सब भी इम्पैक्ट करेंगे ज़मीन के दामों को और अर्बन प्लानिंग को। ऐसी बिल्डिंग जो बनेगी उसमें फ्लैट की कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि ये सब फैसिलिटीज़ इसमें मिलती हैं। चलिए, एक्सपर्ट्स की वर्ब है एडवोकेट, हैव करना यानी रखना, सस्टेनेबल यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करे और लंबे वक्त तक टिकाऊ हो, सस्टेनेबल। कह रहा है इंडिया मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी एंड इम्बेड इट विथ नेशनल अडेप्टेशन प्लान अहेड ऑफ द 30th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ब्राज़ील इन नवंबर। कह रहा है इंडिया को डेवलप करना ही होगा एक डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हीट स्ट्रेटजी को, ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हम पूरे देश में हीट को कॉम्बैट करेंगे, और इसको एम्बेड करना होगा। एम्बेड करना यानी किसी चीज़ का अभिन्न हिस्सा बना देना,
उसके अंदर उसका बेड लगा देना, बेड लगा दिया बस, अब वो वहीं पड़ी रहेगी। फिक्स कर देना किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर, समझ गए ना। जैसे कंप्यूटर में माइक्रोचिप्स एम्बेड होती हैं, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर जो है मेहनत एम्बेडेड है, तो वैसे ही हीट स्ट्रेटजी तो डेवलप करनी है, उसको एम्बेड कर देना, फिक्स कर देना इसको हमारे नेशनल एडेप्टेशन प्लान में। ये एक प्लान हम बनाएंगे NAP, जो अहेड ऑफ होगा या पहले होगा 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है कॉन्फ्रेंस के, जो ब्राज़ील में होने वाली है इस साल नवंबर के महीने में। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट डेवलप, इसकी वर्ब है डेवलप, फॉर्मुलेट, एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव, है ना, जो बहुत ज़्यादा गहराई में उतरा हो। उल्टा क्या होता है, कर्सरी या परफंक्टरी, जो ऊपर ऊपर की बात करता हो। इम्बेड करना आपने देख लिया। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, जल्दी से आपको देंगे एक छोटा सा रिवीजन। कॉम्प्रिहेंसिव अभी आपने देख लिया। सस्टेनेबल मतलब जो टिकाऊ हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, मोस्ट नेचर को भी ख़राब नहीं करे और लंबे वक्त तक चले। इंटरवेंशन ऐसा कदम होता है जो मुसीबत का सोल्यूशन निकालने के लिए आप लोग उठाते हैं। एम्बेड करना आपने देखा, किसी चीज़ का बेड बना देना, उसके अंदर दूसरी चीज़ को डाल देना। अडेप्टेशन यानी खुद को ढालना, किसी चीज़ के सामने अपने आप को एडजस्ट करना। डिप्लॉय करना, लामबंद करना, जो है मोबिलाइज करना, किसी चीज़ को एक्टिवेट करना। अंडरस्कोर, हाईलाइट, एक्सेंचुएट, अंडरलाइन, एम्फसाइज, ब्रिंग समथिंग टू द फोर, पंक्चुएट, याद है ना, किसी चीज़ पे जोर डालना, रोशनी डालना। अहेड ऑफ को आसान भाषा में बिफोर भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आए। कह रहा है जी, आप अपने खुद के आइडिया से बताओ इन चारों में से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो इमरजेंसी और इमीडिएट सोल्यूशन है बजाय एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने के। तो 3 आपको लॉन्ग टर्म मिलेंगे और एक आपको इमरजेंसी वाला मिलेगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म वाला ढूंढ के बताओ। चलिए खुद से ट्राई देना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को एक्सपेंड कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, यानी घर में बिजली नहीं जाएगी, जितनी मर्जी बिजली आप यूज़ करो। लोकल वेदर मॉनिटरिंग नेटवर्क को बढ़ाना, ये भी बड़ी बात है, लंबे वक्त में हमें हेल्प करेगा। मोहल्ले मोहल्ले का टेम्परेचर हमें पता होगा। वर्क आवर्स को एडजस्ट करना ना, ये जो है टेम्परेरी इमीडिएट रिस्पॉन्स है। आपने 4-5 दिन के लिए ऑफिस सुबह जल्दी बुला लिया, शाम को जल्दी छोड़ दिया, गर्मी से पहले पहले आपने काम कर लिया। तो सी जो है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है। बाकी चारों आप देखोगे A, B और D, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं गर्मी के सामने, है ना। सस्टेनेबल एंड पैसिव कूलिंग। चलो, इनमें से कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम को बताता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सेंट्रल थीम बार बार आई है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म हीट प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी चाहिए भारत को, नीड है, फटाफट हम बनाएं और उसको इंप्लीमेंट करें। चलो अब आ जाओ वोकैब और ग्रामर पे। ऐसी चीज़ जो ऊपर ऊपर से हो, छिछली हो, ज़्यादा अंदर ना हो, गहराई में ना जाए, उसको अंग्रेजी में वन वर्ड क्या बताएंगे। 2-3 वन वर्ड्स आपको बताए हैं, कोई भी एक लिख दोगे, थर्ड में आंसर बन जाएगा। चौथे में फिक्स प्रेपोजिशन पूछिए, हिंट के बाद क्या लगाऊं, टू लगाऊं, ऑन लगाऊं या एट लगाऊं। बटन होल, इस वर्ड का सिनोनिम पूछा है, अच्छे से याद होगा आपको। बटन में, होल में उंगली डाल के आप क्या करते हैं, तो अंडरस्कोर करते हैं, साइन पोस्ट करते हैं या एडवोकेट करते हैं। 3 एरर्स मिलेंगी लास्ट में। पहली मिलेगी इस कंजंक्शन से या इसकी वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस क्लोज की वजह से। खुद से देखना सब्जेक्ट वर्ब का पेयर कैसे काम करता है, ठीक है, इसके आसपास आपको मिलेगी। सारे आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। कल आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की, अच्छी लगी, पूरी देखी, आज तो ईजी था ना। 8 में से 6 नंबर मिलने चाहिए सबको, डालना कमेंट्स में। चलिए अनटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।